नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे लोकतंत्र के महापर्व की। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। मतदान से लेकर मतगणना तक लगभग 46 दिन यह प्रक्रिया चलेगी। नई सरकार इस देश को मिलेगी। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे क्या तैयारियां हैं इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा। अनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुश्री जी, निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। क्या तैयारियां आपकी है? गठबंधन के साथ में आप जा रहे हैं, लेकिन अभी तक राजस्थान में 25 में से केवल 10 सीटों पर प्रत्याशी उतरे हैं और यही हाल पूरे देश भर में अगर देखें तो प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। क्या आपकी तैयारियां, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, इस पर आज आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर जो चीजें आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को टिकट की घोषणा करने में देरी हुई है, देरी नहीं कह सकते हैं। चुनाव की तारीखों का बेशक आज ऐलान हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड वर्क है, जो जमीनी स्तर का वर्क है, वो काफी समय से चलता आ रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, पहले भी हमने पिछली साल भी हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी और वो पूरे देश भर में हमारे जो आलाकमान है, शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने पूरी जनता से मिले थे और अभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने समापन पर है। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी निरंतर जनता के हित के लिए कार्य करे जा रही है। उनसे जो उनकी समस्याएं हैं वो पूछे जा रही है। और रही बात टिकट वितरण की, तो ये शीर्ष नेतृत्व के निर्णय हैं। कैलकुलेशंस होती है कई बार जमीनी स्तर पे कि क्या जातिगत समीकरण भी हो सकते हैं या फिर कोई और समीकरण भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें ध्यान में रख के कोई इतने जल्दी आनन फानन में निर्णय लेने के नहीं होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जल्दी लिए जाएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे ईवीएम को लेकर के, खास तौर पर कि ईवीएम को गड़बड़ की जा सकती है, ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, लेकिन 55 लाख ईवीएम लग करके ये चुनाव संपन्न होगा और इस बार का जो चुनाव है वो ईवीएम से ही करवाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, ये ईवीएम से करवाया जा रहा है, पहली चीज तो ये। लेकिन विपक्ष की अगर मैं बात बता दूं तो विपक्ष का काम हमेशा से विरोध करने का रहा है। अगर विपक्ष के पास अगर कोई चीज है, अगर कुछ करना, उनके पास ग्राउंड रिपोर्ट है, तो वो अपनी बात करे ना। क्यों आज भी हमारे पे आरोप लगाने की बजाय अगर वो खुद का काम गिनाए या फिर जनता के लिए उन्होंने जो किया वो बता दे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन घूमकर बात वही आती है कि क्या इन्होंने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, या अभी तक सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है। तो जी बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाना है। 46 दिन तक वोटिंग से लेकर मतगणना तक यह प्रक्रिया चलेगी और 18वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर चुनाव संपन्न होंगे। इसी पर ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा की थी कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा से, तो वहीं अब ब्रेक के बाद चर्चा कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सारिका चौधरी जी से। सारिका जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, पूरे देश में 7 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी की क्या तैयारी? निश्चित तौर पे लोकतंत्र के इस महायज्ञ में मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र के महापर्व पर आप लोग वोट डालने का जो है काम करना है। और बीजेपी की तैयारी राजस्थान के चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी तैयारी राजस्थान में बीजेपी ने कर दी थी। हर बूथ लेवल के, संगठन के, मंडल के, जिले की बैठकें, क्लस्टर वाइज, ये सारी जो प्रक्रिया थी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजस्थान चुनाव के जस्ट बाद में लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उसके बाद से लगातार हमारी निरंतर बैठकों का दौर जो है जारी है। बिल्कुल, अभी प्रत्याशियों की बात करें, 25 में से राजस्थान की 10 सीटें बाकी है, 15 सीटों पर प्रत्याशी आए, कब तक आ जाएंगे? अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहल करते हुए 15 प्रत्याशियों की जो घोषणा राजस्थान में सबसे पहले की, और मेरा ये मानना है आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर जो 10 रह गए हैं उनकी भी अतिशीघ्र जो है घोषणा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की अभी हमारी बैठक होने वाली है, उसके तुरंत बाद में ये डिसीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल, पिछले चुनाव की अगर बात करें, राम मंदिर आपका प्रमुख मुद्दा था, वो आपने बना दिया। 370 की बात थी, वो कर दी। पेट्रोल डीजल की अभी आपने घोषणा कर दी। अब चुनाव में क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे? जनता को क्या विजन दिया जाएगा? क्या सपने दिखाए जाएंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी देश की तमाम जनता से कि मोदी जी जो कहते हैं
वो करते हैं। 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने चुनकर भेजा था, और उसके बाद में 2019 के अंदर जब जिस तरीके से प्रचंड जीत जो मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, उसमें अंतराल में बहुत सारा परिवर्तन भी आप लोगों को देखने को मिला था। क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मैं महिला होने के नाते कहूंगी कि गर्व के साथ कह सकती हूं कि मोदी जी ने अभी नई संसद भवन के उद्घाटन सत्र पर जब किया था, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि आज देश के अंदर 2029 में जो चुनाव होंगे 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा। अभी मैं ये कहूंगी जिन राज्यों में चुनाव भी हुए थे तो वहां पे भी महिलाओं का प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ कहना चाह रही हैं? मिला था। अनुश्री जी, संगठन के अंदर देखो चाहे सरकार में देखे आप, बता दूं इनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है। अभी आपने भी यही सवाल पूछा और मेरा भी यही सवाल है कि 2029 क्यों? अगर किसी काम में आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो आज से भी लागू हो सकता है। वो बात सही है कि अगर आपने 33% लागू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, लेकिन जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए या फिर इनके पार्टी स्तर पे भी ले ले, महिलाओं का प्रतिशत शुरू से ही कम रहा है। एक बार मैं डिबेट में भी बैठी थी, तब इन्हीं की महिला प्रवक्ता ने ये बोला था कि जब प्रधानमंत्री जी आए तब मंच से लेके सब तरीके की व्यवस्था संभालने का काम महिलाओं ने किया। लेकिन मेरा अभी भी इनसे यही सवाल है कि क्या महिलाओं की सिर्फ इतनी भागीदारी है? क्या लोकतंत्र में या पार्टी स्तर पे, संगठन स्तर पे कोई भागीदारी नहीं है? क्यों महिलाओं को इतना कम आंका जा रहा है इनके संगठन में? ये बात हमारी करते हैं तो हम हमारे पार्टी में देश की, पार्टी की, जहां तक कि राज्य तक की कमान महिला के हाथ में रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो दोहरी बातें हैं, और मेरा सीधा कमान तो राज्य की बात करें तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही है राजस्थान में जी, लेकिन जो बात ये कर रहे हैं कि 33% उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, मुझे ये भी सुचित्रा साथी कृपलानी जी साथी रही है, साथी मुख्यमंत्री प्रकृति रही है, संगठन के लोकसभा अंदर अध्यक्ष महिलाओं के अंदर मीरा कुमार जी महिलाओं रही के है, अंदर जो है इन्होंने कौन सा पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी गांधी परिवार। अरे आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी नहीं, वैसे तो राष्ट्रपति इन्होंने बना दिया। आप लोकसभा अध्यक्ष की बात करती है, वैसे तो इन्होंने राष्ट्रपति भी बना दिया। ऐसे तो काउंटर करते जाओ, लेकिन बात अपन मुद्दे की करें। लोकसभा चुनाव 2024 का रण अब बीत चुका है। उस रण में आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरेंगे? अनुश्री जी। जी देखिए, हाँ मैं बता दूं कि हमने पहले भी जब है भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, अब भी भारत जोड़ो नया यात्रा का हमारा समापन चल रहा है। कुछ मुद्दे महिलाओं को लेकर हमने निकाले हैं, जिसमें महिलाओं को जो है केंद्रीय जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें 50% उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार में महिला को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इस तरीके की कई योजनाएं हैं, और अभी जो आलाकमान शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा वो जनता के हित में कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जिन राज्यों से गुजर करके निकले, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इन राज्यों में सरकार नहीं बचा पाए। जी देखिए, मैं अगर राजस्थान की बात कर लूं तो राजस्थान में 15 से 20 सीटें विधानसभा चुनाव में ऐसी थी जिसमें हार का रेशियो 500 से 2500 का रहा था। लेकिन कोई भी कारण हो, गलतियां हुई हैं हमसे, जो भी गलतियां हुई है, अगर गलतियां हुई हैं तभी जनता ने नकारा है, तो उसको स्वीकार किया है और गलतियों पे काम चल रहा है कि किस तरीके से जनता के हित में दोबारा कार्य तो ये किया जा गलतियां सकता है। राहुल गांधी की जो यात्रा है, अब न्याय यात्रा निकाली जा रही है, तो ये गलतियां अगर सुधारी नहीं जाएगी तो ये भारी पड़ती है चुनाव में, फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जनता से तो सीधा जो है संपर्क किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं को जो भी गलती है जनादेश था जिसको स्वीकारा है, लेकिन हार का रेशियो इतना लंबा नहीं रहा है जितना बता रहे हैं। 500 से 2500 तक की कुछ सीटें ऐसी है जिसपे सिर्फ हार का रेशियो इतना ही रहा है। लेकिन चैलेंज तो बड़ा है। विधानसभा चुनाव में पिछली बार देखा जाए तो आपकी सरकार बनी, आपकी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन फिर भी 25 सीटें बीजेपी ले गई। लोकसभा चुनाव की बात आती है तो आपकी पार्टी काफी पीछे रह जाती है। तो इस बार क्या तैयारी? जी तैयारियां जमीनी स्तर पे पूरी तरीके से चल रही है, और जैसा कि मैं बता दूं इस बार हम निश्चित तौर पे सीटें लेकर आएंगे और अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा। सारिका जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप देखिए कि आने वाले इस चुनाव के अंदर इस बार का जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार, वो सपना साकार होने वाला है।
देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि लोगों के अंदर जो विश्वास जागृत हुआ है, यात्राओं के माध्यम से जागृत नहीं हुआ है, काम करके दिखाया है, जो बोला है वो किया गया है। चाहे युवाओं को रोजगार देने का हो, चाहे किसानों की आय दुगने करने का काम हो, चाहे समर्थन मूल्य का हो, इस तरीके के जो भी कारण थे वो निश्चित तौर पे मोदी जी समर्थन ने जो मूल्य को कहा, लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष लगातार घेर रहा है, एमएसपी की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। किसानों को जो समर्थन देने मूल्य की बात थी वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जिस 100 दिन की कार्य योजना के हिसाब से जो भजन लाल जी की सरकार राजस्थान में कार्य कर रही है, वो आप लोगों ने देखा था कि आते ही समर्थन मूल्य पे 125 रुपए एमएसपी की दर बढ़ा दी है। और यही नहीं, जो पानी पिछले 50 वर्षों से हमारे हरियाणा से, हमारे आपके यहाँ पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से आने थे, जो कांग्रेस की लोप लुहाने बातें किया करती थी कि पानी आएगा, शेखावाटी के लोगों को, हाड़ौती के लोगों को पीने का पानी मिलेगा, और उस वादे को चुनावी सभा के अंदर भाजपा की रैलियों में बोला गया था, और सरकार बनने के तुरंत 50 दिन के अंदर भी जो है उस पानी को लाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया गया, दोनों की वार्ता हुई और दिल्ली में एमओयू साइन हुए, और वो दिन दूर नहीं है कि हमारे हिस्से का जो पानी मिलने वाला है मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, हड़ौती के और शेखावाटी के लोगों को इस पानी की जो है पूर्ण उपलब्धता में पेयजल जो है उनको मिलेगा। चाहे बिशुलपुर का पानी हो, वो आज जयपुर की जनता को पूर्ण रूप से मिल रहा है। चाहे अंतिम छोर पे हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के जो लोग हैं उनको पानी पहुंचाने तक का काम भी जो है भजन लाल की सरकार कर रही है। और अभी लेटेस्ट जो है 2% वैट पेट्रोल डीजल के भाव कम करके ये दिखाया है कि हम लोगों ने जो योजना, जो मैप बनाया है मोदी जी की गारंटी पर, उस पे हम लोगों ने खरा उतरने का काम हम लोग जो है निरंतर कर रहे हैं। चाहे पेंशनधारियों को, कर्मचारियों को पेंशन देने का हो, 4% उनका डीए बनाने का काम हो, महिलाओं को सुरक्षा देने का हो, एसआईटी टीम गठित करने का हो, और यही नहीं, जो पेपर लीक के मामले से युवा जो है हमारे ग्रसित थे, जो 19 बार पेपर लीक हुए, वो माननीय हमारे भजन लाल जी ने पिछले 60 लोगों को गिरफ्तार करके ये लोगों को दिखाया कि जो लोग इस रैग के साथ में जुड़े हुए थे उन पेपर लीक से जो है उनको मुक्ति दिलाई, और जिन लोगों ने चोरी की और जिन लोगों ने पेपर लीक तक इसको पेपर लीक किए थे उन लोगों को गिरफ्तार कर आज जेल के पीछे छोड़ा है। और अभी जो है इस सरकार के बनने के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस सरकार के बनने के बाद में जो है 17 पेपर हुए और पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से हुए, कोई उसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई और युवाओं के पेपर बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज आप सुशासन दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वो जो अन्याय आपकी सरकार ने 10 साल में की है मोदी सरकार के खिलाफ, वो यात्रा निकाल करके किस चीज का न्याय? नहीं, हमें तो कोई न्याय नहीं दिख रहा, कोई जनता सड़क पे नहीं है, कोई मुद्दे ऐसे नहीं, मुद्दे वहीन है। ये सिर्फ अपना घर बचाओ, अपना परिवार बचाओ, उसकी ये लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इंडिया गठबंधन किया, इनके खुद के कियो है, सारी जो इनकी सहयोगी पार्टी थी वो सब ने इनसे जो है एक साइड में दूरी बना ली है। और कौन सी न्याय यात्रा निकल रही है? हर राज्य के अंदर जो इनके सहयोगी दल इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का जो वादा कर रहे थे, बहुत बड़ा इन्होंने जो है इंडिया गठबंधन बनाया था, वो टूटता हुआ इनको दिखाई दे रहा है। ईडी सीबीआई का डर दिखा करके आप लोगों को उनको तोड़ने का आरोप आप पे लगाया जा रहा है। आप लोग देखिए, चाहे लालू प्रसाद का परिवार हो, चाहे मुलायम सिंह परिवार का हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू का परिवार हो, ये जो भी परिवार थे जिन्होंने भी देश के अंदर दुराचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, काले धन को लाने का जो इन लोगों ने काम किया, उसके ऊपर जब न्यायालय का जो काम होता है, न्यायालय अपना काम करती है। निश्चित तौर पर हमारे पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है। जी देखिए, जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं अभी परिवार को लेकर, मैं इनको बता दूं, राजस्थान में अगर इनकी खुद की बात ले ले तो अभी लेटेस्ट प्रकरण है कानून मंत्री का। कानून मंत्री ने खुद ने ही अपनी एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर को यूज करके अपने ही बेटे को डबल एजी बना दिया। उनके बेटे का बनना सही है, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। ये बोल रहे थे तब मैं चुप थी, ये बोल रहे थे तब चुप थी, सफाई मांगी गई है, ये बोल रहे थे तब मैं चुप थी। अच्छा ठीक है, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष खुद अपने पुत्र के मुंह में आरसीए की घटना ले लीजिए, और तो और मुख्यमंत्री के बेटे भरतपुर में कलेक्टर को खुद मिलने के लिए बुला रहे आधा घंटे के लिए। वो क्या मैसेज देंगे? ये आज हमारे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन इनकी तो खुद की भारतीय जनता पार्टी अपने पुत्र मुंह से बाहर नहीं आ पा रही है। आज अगर ये कह रहे हैं कि कानून मंत्री से जवाब ले लिया गया है, तो वो तो कानून मंत्री जिसको इन्होंने विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा बनाया है, जिसके लिए ये कह रहे थे, कानून मंत्री की तो खुद की शपथ ही उन्होंने खुद ने वायलेशन कर दिया, उसका क्या बोलेंगे ये? सारिका जी,
ऐसा कुछ भी नहीं है, मुद्दाविहीन बातें हैं। इनके पास में मुद्दे जो है गौण हो चुके हैं। ये आज अगर बात करते हैं देश के अंदर, ये इनका मुझे ये बताना चाहिए कि आपने देश में क्या किया। पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कौन से ऐसे विषय थे जो आप लोग लेके आए? अशोक गहलोत जी ने 5 साल सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार को बचाने का काम किया है। आरसी के अंदर क्या पूरा नंगा नाच जो हुआ पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है? उस चीज से आप लोग मुंह नहीं हटा सकते। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, आज देश के अंदर जो आधी आबादी है, चाहे 50 करोड़ लोगों को जन धन खाते से जोड़ने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे शौचालय निर्माण का हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, ये इस तरीके के जो काम है उस काम को लेकर मोदी जी उस पर काम निरंतर कर रहे हैं। और मुझे फख्र होता है कि मैं ऐसे हमारे भारत देश के अंदर ऐसे प्रधान सेनापति हैं जो निरंतर 24 घंटे के अंदर मात्र 6 घंटे विश्राम करते हैं, उसके बाद में निरंतर अपना जो कार्य है वो करते रहते हैं। और यही जो जनता चाहती है कि हमारे देश के अंदर एक बार पुनः जो है भाजपा की सरकार बननी चाहिए और मोदी जी को बनना चाहिए। बड़ा वर्ग है किसान। किसान को 2022 में आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, उन्हें सपना दिखाया गया था, लेकिन अब 2024 आ गई है, चुनाव आ गया है, 2 टर्म आपके पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी किसान सड़कों पर है, संघर्ष कर रहा है, एमएसपी मांग रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन की भेंट चढ़ गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक ही पक्ष के किसान हैं, किसी एक ही राज्य के जो है किसान वहां पर जो है वो कर रहे हैं। बाकी राज्यों की क्यों नहीं कर रहे? आप नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वो किसान क्यों नहीं रहे? और जिस राज्य के लोग वहां पर एजिटेशन कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि भारत के अंदर यदि सबसे ज्यादा किसानों की अगर आय मिलती है, उनकी फसल के ऊपर जो उनको मुआवजा मिलता है या उनका जो फसल बेचने पर जो उनको सरकार के द्वारा मिलता है, वो तो वो उसी एक राज्य को मिलता है। वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग उनको वो भड़काऊ भाषण देके उनके लोगों के साथ में वो चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज देश का किसान कुशल है, समृद्ध है, चाहे किसान कल्याण हो, चाहे किसानों की आय दुगने करने का काम हो, चाहे उनके आज हर 2 महीने बाद में जो है उनके बैंक अकाउंट के अंदर जो है 6000 रुपए मोदी जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। यही नहीं, मैं ये कहूंगी आज सब्सिडी के माध्यम से हर किसान सब्सिडी लेकर अपने घर, अपने खेत के अंदर भवन का निर्माण कर सकता है। चाहे उसे किसी तरीके का अगर काम करना हो, प्रोसेसिंग का काम हो, पशुपालन का काम हो, वो इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के द्वारा वो काम जो है किया जा रहा है। बिल्कुल। अनुश्री जी, चुनाव का ऐलान हो चुका है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन पार्टी में भगदड़ मची पड़ी है, लोग इधर से उधर हो रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी में जा चुके हैं। क्या कहेंगे? जी देखिए, जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, बेशक उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आप चाहे भले किसी भी नेता की बात ले ले, अब हो सकता है उनके कोई निजी कारण हो या फिर वो किसी जो एजेंसी है उससे डर रहे हो या फिर किसी एफआईआर से डर रहे हो, वो उनका निजी कारण है। सवाल उठता है ये कि क्या बीजेपी के पास खुद के पास नेताओं की कमी हो गई है? आज ये बात करते हैं कि हम वापस वही दोहरी बात पे आते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा जो नेता है उसको कार्यकर्ता को नेता बनाएंगे, लेकिन हमारी ही विचारधारा के लोग इन्होंने भर लिया। आज ये बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की, लेकिन हमारी ही विचारधारा को भाजपा युक्त कांग्रेस कर लिया है इन्होंने। उस पे ये क्या बोलेंगे? दूसरी बात, पेट्रोल डीजल की मैं आपको बात बता दूं, मैं बीच में भी भूल गई थी। ये बोल रहे हैं कि हमने इतना कम किया। 2014 में क्या रेट थी, आज क्या रेट है? पहली बात ये। दूसरी चीज ये, आप 10 पैसे 15 पैसे प्रतिदिन प्रति माह बढ़ा के उस पे 10 रुपए एक साथ बढ़ा दिए और 2 रुपए कम कर दिए, तो कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी? जनता है, जनता पढ़ी लिखी है, सब कुछ समझ रही है। सब कुछ समझ रही है, लेकिन समझा क्यों नहीं पा रहे हो? आप जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो फिर वैसा परिणाम क्यों नहीं ला पा रहे हो? 2014 के बाद में 2019 का चुनाव इन्होंने जीत लिया, 2024 में 400 पार की बात की जा रही है, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं वो देखिए, जनता को ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। बात रही, जनता ने बिल्कुल इनको मौका दिया है, 2 बार मौका दिया है, लेकिन अब बात तीसरी बार की है। इसमें जनता बहुत कुछ समझ रही है। लेटेस्ट अगर मैं आपको बता दूं तो श्रीकरणपुर के चुनाव में जो इनका अहंकार था वो ये था कि इन्होंने चुनाव होने से पहले ही मंत्री बना दिया था और मैसेज ये दिया था कि हमको तो जनता के वोटों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना अहंकार था कि वो चुनाव जीत रहे हैं। यही अहंकार इनको आज है। तो जनता है, जनता सब समझ रही है। बिल्कुल। सारिका जी, क्या कहेंगे? आपके अहंकार को चकनाचूर जनता ने कर दिया और ज्यादा समय तक लोगों को बेवकूफ बना करके नहीं रखा जा सकता है। ऐसा है, अगर अहंकार होता तो प्रचुर बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर सरकार नहीं बनती। यदि अहंकार होता तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी भाजपा की सरकार नहीं बनती। ये इस तरीके की बातें बेतुकी और बेफिजूल बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता सब जानती है। जनता को पता है कि आज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर
जो मोबाइल की दुनिया का हब अगर बनने जा रहा है तो वो हमारा भारत देश बनने जा रहा है। जहां 92% मोबाइल हम बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, आज 97% मोबाइल जो है आज हम देश के अंदर बनाने हैं। चाहे सुरक्षा से संबंधित जो आज तेजस जो विमान है, इस तरीके के जो भी सेना से संबंधित जो भी विमान है, जो भी अर्थशास्त्र हैं, वो आज हमारे भारत देश के अंदर निर्माण हो रहा है। सैन्य शक्ति को प्रबल किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश का हर व्यक्ति ये चाहता है, हर व्यक्ति के टंके पे एक ही नाम है, जय श्री राम का नारा, वो इसी वजह से आया है कि भारत के अंदर देश के प्रधानमंत्री को यदि वापिस सशक्त बनाना है, देश को आगे लेके जाना है, देश को ऊंची ऊंचाइयों पर बनाना है और भारत देश को यदि विश्व गुरु बनाना है तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। उनको नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुनाव जिताना है। ये जनता ने ठान लिया और जनता कर कर दिखाएगी। बिल्कुल। अंतिम एक मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करें। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तारीखों का ऐलान हो गया है। आपके कौन से मुद्दे होंगे? राम मंदिर आपने बना दिया, राम का नाम आपने ले लिया, लेकिन अब आगे क्या है? आने वाले 5 साल का विजन क्या है? किन विजन को लेकर के, किन बातों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के, किन तथ्यों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सारिका जी। देखिए, मैं लोकतंत्र के इस महापर्व में देश की जनता से विनम्र अपील करने चाहूंगी कि आने वाले मतदान के दिन आप अपने मत का प्रयोग निश्चित तौर पर कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की और देश के प्रधानमंत्री की ये सोच है कि देश के युवाओं को आगे की ओर ले जाना है, उनको रोजगार के अवसर, नए अवसर दिलाने हैं, महिलाओं की उनको सुरक्षा दिलानी है, महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाना है, विधानसभा में राज्यसभा तक उनको भेजना है, किसानों की आय को तिगुना करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और देश की सुरक्षा इस तरीके से बढ़ा दी जाएगी कि देश के दूसरी पड़ोसी देश भी हमारे देश की तरफ आज आंख उठा के नहीं देख पा रहे हैं। और हमारा भारत देश जो है, आज देश का प्रधानमंत्री यदि विश्व के किसी भी कंट्री में जाता है तो वहां देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए वहां का खुद राष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आता है। तो ये फक्र की बात है कि ऐसे देश का प्रधानमंत्री जो पूरे देश के अंदर जो है अपना नेतृत्व कर रहे हैं, अपने नाम का डंका बजा रहे हैं। तो भारत देश की जनता से मेरा ये निवेदन है कि इस लोकतंत्र के महापड़ाव पर आप मत का प्रयोग जरूर कीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। ईवीएम को लेकर के क्या कहेंगे? ईवीएम से चुनाव संपन्न होंगे। विपक्ष लगातार ईवीएम को निशाने पर लेता रहा है और इस बार भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही थी और इसी दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा है 55 लाख से ज्यादा ईवीएम लगेगी और ईवीएम से चुनाव संपन्न होगा। सारिका जी। देखिए, देश मेक इन इंडिया है, देश इलेक्ट्रॉनिक की तरफ पहुंच रहा है, देश के अंदर आधुनिक आविष्कार हो रहे हैं। और अगर ये ईवीएम पे निशान तो इन्होंने पहले भी उठाए थे। कर्नाटक में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, तेलंगाना में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। तो ये इस तरीके की जो निराधार बातें हैं जिनका कुछ मतलब नहीं है, तो इनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। निष्पक्ष भूमिका चुनाव आयोग ईवीएम के माध्यम से लोगों के तक पहुंचाते हैं, लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। और अगर इसी तरीके की वापिस पुरानी पार्टी पे अगर आना है, देश को पीछे करना है, तो इस तरीके की तथ्यहीन बातों को विपक्ष को नहीं करना चाहिए। अनुश्री जी, अंतिम 1 मिनट में अपनी बात रखें। क्या मुद्दे होंगे? 10 साल मोदी सरकार के कामकाज, उनको डिफेंड करना है। जैसा आपने कहा कि हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या थी 2014 में, 24 में क्या है, तो ये बातें जनता तक आप क्या ले जा नहीं पा रहे हैं? क्या माध्यम सही नहीं है, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, या लोगों को भरोसा नहीं है आपकी बात पर? जी देखिए, किसी भी कार्य को करने में टाइम लगता है। हमने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी है, इसमें जब जनता से रूबरू हुए हैं, हमने जनता को पूरी तरीके से समझाया है। सारिका जी ने अभी सारे मुद्दे ले लिए अपने खुद के मैनिफेस्टो में, लेकिन किसानों का मुद्दा फिर भूल गए। तो वही बात है, कथनी और करनी में अंतर है। किसानों के लिए भी काम किया जाएगा, युवाओं को जो रोजगार नहीं दिए गए हैं अब तक, जो लुभावने वादे किए गए हैं, उनके लिए भी काम किया जाएगा। वुमेन सेफ्टी, वुमेन वर्क, वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी कार्य किया जाएगा। देश की जनता है, पढ़ी लिखी है, सब समझती है। मौका दिया था इनको, लेकिन ये उस मौके पे उतर नहीं पाए। सिर्फ बड़बोली बातें करने से कुछ नहीं होता है, जनता के लिए काम करना भी होता है। निश्चित तौर पे देश के लिए धार्मिक रूप से ये क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन आपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया है? आज भी मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा सवाल यही है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी यही सवाल है कि 2029 क्यों महिलाओं के लिए? क्या उनकी भागीदारी पहले क्यों नहीं दी जाती? जब भारत में नारी को सबसे पहले पूजा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते कहा जाता है, तो महिलाओं के लिए आप 2029 का वेट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे स्टूडियो में पधारी। अनुश्री शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, तो वहीं सारिका चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में पधारने के लिए।
आज के एजेंडा में हमने बातचीत की लोकसभा चुनाव की, लोकतंत्र के महापर्व की। इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व, 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। देश की 543 सीटों के लिए वोटिंग होगी और 4 जून को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।